हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। हम क्या कर रहे थे, क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके हम 2 लेक्चर पहले कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आज करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसमें क्या है, 2 स्टेजेस होती है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजिंग्स। ठीक है, वो कौन सी स्टेजेस होती है, वो होती है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसको क्या बोला, और इसका दूसरा नाम है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंस्पायरेशन मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। ठीक है, और जो एक्सपायरेशन है वो एल्वेलर एयर को बाहर छोड़ना। ठीक है, जो इंस्पायरेशन करेंगे हम उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और जो एक्सपायरेशन करेंगे उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन 2 स्टेजेस होती है, इसमें मैंने बताया था, एक इंस्पायरेशन होती है, एक एक्सपायरेशन होती है। ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम वेयर, एटमोस्फेयर। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होगा, हम इनटेक करेंगे किसका, फ्रेश एयर का इनटेक करेंगे। कहां से, एटमोस्फियर से। ठीक है, क्लियर है। अब और कैन अकर इन द, इसके साथ साथ पहले एक्सपायरेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होगा, एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो एल्वेलाई में एयर है उसको क्या करना है, हमें रिलीज करना है। कहां पर, एटमोस्फियर में। ठीक है, इसमें एटमोस्फियर की एयर को इनटेक करेंगे हम, इसमें एटमोस्फियर में एयर को, एल्वेलर एयर को क्या करेंगे, रिलीज आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। कब होगी इंस्पायरेशन, कब हम सांस अंदर ले पाएंगे या हवा अंदर ले पाएंगे, कब, जब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्रेशर बिटवीन लंग्स। ठीक है, क्लियर है। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा, जो मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर होगा, जब वो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर लंग्स के अंदर क्या होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तब क्या होगी, इंस्पायरेशन होगी। दैट मींस बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर ज्यादा है, अंदर लंग्स के अंदर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, कम है। लंग्स के अंदर क्या है, प्रेशर कम है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, तब क्या होगा, इंस्पायरेशन होगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसका अपोजिट किसमें होगा, इसका अपोजिट होगा एक्सपायरेशन में। ठीक है, क्लियर है। एक्सपायरेशन में क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, इंस्पायरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या था, कम था एटमोस्फेरिक के कंपैरिजन, एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। बट एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा होगा एटमोस्फेयर के कंपैरिजन में, तब क्या, कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी। क्लियर है। और जो इंस्पायरेशन है उसमें ध्यान रखना, देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स। लंग्स में कैसा होगा, इसमें नेगेटिव प्रेशर होगा, और इधर कैसा प्रेशर होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा लंग्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लंग्स में जब क्या होगा, कम होगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तब इंस्पायरेशन होगी। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तब क्या होगी, एक्सपायरेशन होगी। क्लियर है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो यहां तक आप सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख रहे थे हम। अब इसके बाद क्या आएगा, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। यही अभी इससे पहले मैंने समझाया था आपको कि कब जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगी उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा। किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, वही यहां पर लिखा है। ठीक है, क्लियर है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लियर।
अब इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, कौन सी जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, मसल्स की हेल्प से बनता है। अब कौन सी मसल्स है जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में हेल्प करती है, तो उसको अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, कौन सी मसल्स है, एक तो डायफ्राम है और उसके साथ कौन हेल्प करता है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। कौन सी मसल्स है ये स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, ये है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ऑफ रिब्स, बिटवीन रिब्स, ठीक है, क्लियर है, कहां पर होती है, रिब्स के बिटवीन में। कौन सी मसल्स है, एक तो डायफ्राम हेल्प करेगा, दूसरा कौन सी मसल्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, क्लियर। एक बार देख लो वो किस में हेल्प करेंगे, हेल्प इन जनरेशन ऑफ ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फियर, ठीक है, क्लियर। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इंस्पायरेशन में कौन सी मसल क्या करती है, कैसे होती है इंस्पायरेशन, फिर देखेंगे उसके बाद एक्सपायरेशन का, ठीक है, क्लियर है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जो इंस्पायरेशन है वो कैसे इनिशिएट होगी, वो होगी इनिशिएट जब क्या होगी, किस पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, डायफ्राम में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, जो थोरेसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर की वो इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है, क्लियर है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज कब होगी, जब डायफ्राम की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा आगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब इसके बाद पहले होगी डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन, जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो इंस्पायरेशन है वो क्या होगी, इनिशिएट होगी, ठीक है। अब उस डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उसकी डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसकी वजह से क्या है, जो रिब्स है और हमारा स्टर्नम है वो क्या कर जाएगा, लिफ्ट अप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, लिफ्ट अप कर जाएगा। और उसके लिफ्ट अप करने की वजह से जो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी, बट कौन सी एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम होगी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम कौन सी एक्सिस में इंक्रीज होगी, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगी, जो ओवरऑल इंक्रीज हुई है किसमें, थोरेसिक वॉल्यूम में, ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब जब पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। और जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो ड्रॉन इन हो जाएगी, कहां आ जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होगी, यहां पर इंस्पायरेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद करते हैं एक्सपायरेशन। तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया। अभी कौन सी प्रोसेस देखी थी हमने, अभी देखी थी हमने इंस्पायरेशन, ठीक है। अब एक्सपायरेशन देखते हैं। जब इंस्पायरेशन समझ आ गई तो एक्सपायरेशन तो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, क्लियर है। पहले ध्यान याद करो, इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, डायफ्राम की मसल्स ने क्या किया था, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मसल्स ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्शन हुई थी मसल्स में, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो सब क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। Relaxation of diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, यहाँ पर डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, वो क्या है, नॉर्मल पोजीशन में क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। एंड रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम। जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन की थी तब क्या हुआ था,
थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गई थी, इंक्रीज हुई थी। जब क्या हुआ था, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन की थी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब थोरेसिक वॉल्यूम जब इंक्रीज हुई थी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। दैट मींस जब थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब पल्मोनरी वॉल्यूम क्या डिक्रीज कर गई, उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर है जो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है जो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। जब थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, उस टाइम थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। ठीक है, अब थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। उसकी वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है बिटवीन द लंग्स वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सपायरेशन। ठीक है, क्लियर है। एक्सपायरेशन एक बार देख लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अभी तक हमने क्या देखा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की पूरी प्रोसेस देख ली। ठीक है, अब कुछ थोड़े से और पॉइंट्स रहते हैं आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डाटा है पूरा का पूरा। ठीक है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। मतलब हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि जो इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ है और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, उसके लिए हमारे पास कुछ मसल्स होती है। वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन में। कुछ एब्डोमिनल मसल्स है हमारे पास जो किस में हेल्प करती है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में या फिर स्ट्रेंथन करने में। ठीक है, क्लियर है। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles that are present in abdomen। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एवरेज हेल्दी पर्सन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, जो एवरेज एक हेल्दी पर्सन है वो एक मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। जो वॉल्यूम ब्रीदिंग, जो एयर की वॉल्यूम है ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रही है उसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, स्पायरोमीटर। ठीक है, क्लियर। एक बार देख लो। नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला आगे करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।